दोस्तों नमस्कार, जेपी क्लाइमिंग्स और सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती नियम बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा कंप्लीट वीडियो होगा। आपको कह सकते हैं 1-1.5 घंटे में ब्रह्मास्त्र के जैसा ये वीडियो साबित होगा, रामबाण। तो आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री हम पूरे कंप्लीट बोर्ड पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों का 1-1.5 घंटे में कराएंगे। अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो यहाँ से आपको ज़रूर फायदा होगा और यहीं से एग्जाम में प्रश्न बने थे और हम आपको बताएँगे भी कि इम्पोर्टेंट सभी है यहाँ से। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके शेयर भी करिएगा दोस्तों को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कहने का देखिए तात्पर्य यह है कि 1498 से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक हमको नहीं पढ़ना है। हमको पढ़ना क्या है? तो हमको पढ़ना है 1785 से 1947 तक जो है आधुनिक भारत में दिया गया है। तो यही पढ़ना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे 1498 में आपसे पूछा जा सकता है तो 1498 में क्या हुआ था? तो 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत आया था। कब? तो भारत 1498 में आया था। और 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। और प्लासी का युद्ध 1757 में का युद्ध आप लोग नाम सुने हैं और जानते भी रहिए। कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और 1764 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। और 1857 की क्रांति के मशहूर नाम सभी लोग जानते हैं, इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग को इतिहास में पढ़ना होता है एसएसटी में। तो यहाँ पर ये एसएसटी में हम आपको जब कराएँगे तो वहाँ पर कराएँगे। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति हम नहीं देखेंगे, हमको यही देखना है कि 1885 से लेकर 1947 तक क्या हुआ था। तो यहाँ पर 1885 में क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। तो क्या 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था और 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ गया था। तो हम यहाँ से लेकर 1985 से लेकर 1947 तक बात करने वाले हैं और जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसके भी बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब कब बनने वाला था तो यहाँ पर क्या किया गया था? तो पहले पृष्ठभूमि तैयार, कोई भी चीज़ बनता है तो उसका पहले पृष्ठभूमि तैयार किया जाता है। जैसे अगर आप एक बुक लेते हैं तो वहाँ पर देखे होंगे पहले दूसरे पेज पर दिया रहता है उसका पृष्ठ यानी सारांश दिया रहता है, किस तरह से हमको क्या पाठ मिलने वाला है आगे। और अगले यहीं पर हम बात करें कि महत्वपूर्ण नेता कौन-कौन से, इसके भी बारे में हम आगे देखेंगे। गठन और सिद्धांत देखेंगे, गठन के उद्देश्य क्या रहे ये भी देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन-कौन से उसी के बारे में बात करें और जो भी वन लाइनर फैक्ट है इसी में हम आपको बता देंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं पृष्ठभूमि। 1857 क्रांति जब समाप्त हुआ तो ब्रिटिश भारतीय थे और यहाँ पर भारतीय जनसभा जब हुआ तो उसमें एक गुस्सा और असंतोष कुछ भी होगा देखने को मिला हुआ होगा। जब ये सब हुआ तो उसके बाद हम यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद एलन एलन ऑक्टी ह्यूम जो थे, क्या थे? ए.यू. ह्यूम, इसका पूरा नाम था एलन ऑक्टी ह्यूम, ए.यू. ह्यूम के नाम से जानते हैं इन्हें। सिविल सेवा के अधिकारी थे बंगाल प्रांत में 1849 में। कब? 1849 में से लेकर 1882 के रिलेटेड थे। भारतीयों के प्रति उदार थे। कौन? तो एलन ए.यू. ह्यूम। और स्कॉटलैंड के निवासी थे। ए.यू. ह्यूम कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। हर्मिट ऑफ शिमला के, जनता के मिश्र और भारत के पक्षी विज्ञान के जनक माने जाते हैं ए.यू. ह्यूम। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं ए.यू. ह्यूम कांग्रेस के संबंध से। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुआ था तो जैसे मान लीजिए इन्होंने बंगाल से एंट्री लिया यहाँ से, इसी तरह यहाँ पर पूरे भारतीय द्वीप में इन्होंने दौरा किया, यानी पूरे बंगाल से केरल से होते हुए यहाँ पर हर जगह इन्होंने अपना पूरा दौरा किया। ठीक है, ये अधिकारी के रूप में आए थे। तो यहाँ पर रिपोर्ट जब तैयार हुआ, लॉर्ड लॉर्ड रिपन वायसराय थे। लॉर्ड रिपन क्या थे? तो वायसराय थे 1880 से 1884 तक। भारतीय जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना और किसी भी भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। 1857 की क्रांति से भी हमें भारत छोड़नी पड़ी। कहने का मतलब ये है जब ए.यू. ह्यूम पूरे भारत का इन्होंने यहाँ पर दौरा किया तो इन्होंने कहा कि जब वहाँ पर गए, बताए, लॉर्ड रिपन से मिले तो कहें कि भारत में एक 1857 से भी क्रांति देखने को मिल सकता है, उससे भी भयंकर होगा। कहने का मतलब यही है, यहाँ पर जाके उन्होंने बताया। तो यहाँ पर
आगे देख लेते हैं। एयू ह्यूम राष्ट्रवादी नेता, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थे, रिपन थे, मद्रास। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं 1885 से जब हम स्टार्ट करने वाले हैं कांग्रेस की बैठक। तो 1800 में जो है 85 की पहली बैठक हुआ था है। 1885 में पहली बैठक हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ थे, लेकिन पूना में जो है प्रस्तावित हुआ था। यह पूना में भारतीय बैठक कहाँ हुआ था राष्ट्रीय संघ, तो पूना में। प्लेग महामारी के कारण इसको जो है चेंज करके परिवर्तन कर दिया गया। यह स्थान कहाँ था, तो बॉम्बे में हो गया। पहले आपसे पूछे कि प्रस्तावित कहाँ हुआ था, तो पूना में हुआ था। और फिर उसके बाद प्लेग महामारी के कारण उसको चेंज करके बॉम्बे में कर दिया गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्थान देख लेते हैं। स्थान गोकुलदास तेजपाल थे। हैं, स्थान गोकुलदास तेजपाल थे। और संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में हुआ था, ये भी याद रखिए। विभिन्न प्रांतों के नेता जो है, कितने प्रांत से नेता आए थे, तो कई विभिन्न प्रांत से जब नेता आए थे, कुल प्रतिनिधित्व कितने शामिल हुए थे, आपसे पूछा जा सकता है। तो 72 प्रतिनिधित्व शामिल थे इस 1885 के कांग्रेस अधिवेशन में। बिहार से कितने थे, तो इम्पोर्टेंट, आप बिहार का प्रश्न पेपर देने जा रहे हैं तो बिहार से पूछा जाएगा कि 1885 में कितने प्रतिनिधित्व शामिल थे, तो जीरो, यानी एक भी शामिल नहीं हुए थे। अब हम बताएंगे आपको कितने कहाँ से शामिल हुए थे। 1886 में जब हुआ था तब शामिल हुए थे 2 प्रतिनिधित्व। चलिए आगे हम बात को बताएंगे आपको। चलिए फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है कि बॉम्बे में 38, बॉम्बे से कितने 38 प्रतिनिधित्व शामिल थे, सबसे ज़्यादा बॉम्बे से थे। फिर उसके बाद मद्रास से कितने थे, 21 थे, कितने 21। फिर संयुक्त राज्य प्रांत से 7 थे, पंजाब से 3 प्रतिनिधित्व थे, और बंगाल से फिर 3। अब पूरे टोटल काउंट करेंगे तो 72, यानी 1885 के दशक में जब शामिल हुआ था तो 72 प्रतिनिधित्व शामिल थे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का प्रांतीय विभाजन कैसे हुआ था और 1947 में हुआ था। तो ये देखिए कई जगह बॉम्बे, मान लीजिए इधर हो गया, मध्य में मध्य प्रांत हो गया, पंजाब हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया। इसी तरह सभी जगह जब हुआ, तो चलिए कुल प्रारंभ हुआ था, कुल 11 प्रांत में हुआ था। गिन सकते हैं आप, 11 प्रांत में इस समय भारत का विभाजन हुआ। चलिए आगे स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अगला स्लाइड कह रहा है कि अब कुल बैठक कितना हुआ था, तो 9। कुल बैठक कितना हुआ था, 9 प्रस्तावित हुआ था। और पहला बैठक में क्या कहा गया, पॉइंट देखिए। सेना पर खर्च का 50% कम करना होगा, व्यय की जांच की जाएगी, बर्मा पर अलग से शासन चलाया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में करवाई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की परीक्षा जो है लंदन में हुआ करता था, तो उस बैठक में कहा गया कि लंदन के साथ साथ हमारे भारत में भी होना चाहिए परीक्षा। और फिर उसके बाद 5वां पॉइंट कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की परीक्षा का अधिकतम आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए, इंडियन काउंसिल को भंग कर दिया जाए, भारतीय बजट की चर्चा शामिल हो जाए, सभी पारित प्रस्ताव को सभी प्रांतों से सभी राजनीतिक संगठनों को भेजा गया। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर बैठक जब हुआ, कब हुआ था, 20 से 28 दिसंबर 1885 को हुआ। दादा भाई नौरोजी एक प्रस्ताव पेश किए थे। उस समय क्या पेश किए थे, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम कर दिया गया था। तो उन्होंने उस समय पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ के नाम से जाना जाता, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम का एक प्रस्ताव दिया। तो इन्होंने कहा कि इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया जाए, इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया 28 दिसंबर 1885 को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष नामित उसी प्रांत के व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता जिस प्रांत में बैठा हो। जब उसमें बैठक होने लगा तो वहाँ के सब उस बैठक में कहा गया कि जहाँ प्रांत के मतलब बैठक होगा उस प्रांत का अध्यक्ष नहीं होगा दूसरे प्रांत का। जैसे अगर मुंबई में हो रहा है तो वहाँ पर हमको कर देना चाहिए मध्य प्रांत का, यानी बंगाल कर देना चाहिए, दूसरे प्रांत का कर देना चाहिए। इनका कहने का मतलब यही था। और अध्यक्ष, अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनी। सचिव कौन थे, AU हुम, एक्टिव ऑर्टिक होम, इनका नाम पूरा है, अभी हम आपको बताए थे। 1885 से 1906 तक कांग्रेस के सचिव रहे कौन, तो
ह्यूम जो है 1885 से 1906 तक कांग्रेस के सचिव रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण नेता के बारे में। इसमें महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से शामिल हुए थे इस अधिवेशन में? तो दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, के.टी. तेलंग थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, आनंद चार्लू, बर बरदुद्दीन तैयबजी, दिनशा एंडिला वाचा इत्यादि सारे जो है नेता रहे हैं इस अधिवेशन में। नाम याद रखिएगा, इतना महत्वपूर्ण है। चलिए कांग्रेस के गठन के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। कांग्रेस के सिद्धांत के बारे में देखते हैं। यहाँ लाला लाजपत जो है सिद्धांत थे, षड्यंत्र रचा गया उस समय रणजी के पादमले में दंत में, और त्वरित चालक का सिद्धांत इसमें कहा गया, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। चलिए आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वायसराय के बारे में बात करते हैं। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। दूसरा जो है लॉर्ड लिटल, कब से? 1876 से 1880 तक। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक। आइए आगे स्लाइड पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण अधिवेशन, ये सब तो हो ही गया है। आइए अब हम बात कर लेते हैं 1886 के बारे में। 1886 का जब अधिवेशन हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1886 का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था। 85 जैसा कि हमने देख ही लिया है। 86 में कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर? हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए, स्लाइड पर नहीं है, वो छूट गया है। तो 1886 का अधिवेशन स्थान कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और कुल सदस्य कितने थे उसमें? तो कुल सदस्य जो है 33 सदस्य थे। कितने? कुल सदस्य 33 थे। और अगर हम बात करें तथ्य के बारे में, 1886 के तथ्य के बारे में आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। प्रथम फारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे? तो सन याद कर लीजिएगा, 1886 में। कब? 1886 में कलकत्ता में हुए थे, कलकत्ता में। फिर उसके बाद 1906 में बने थे। कहाँ के? तो वही भी कलकत्ता के ही बने थे। फिर उसके बाद 1893 में बने थे। 1893 में बने थे। कहाँ पे? लाहौर में। 1893 में लाहौर में। तो इस तरह से नाम याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब 1884 का हम बात कर लेते हैं। 1887 का अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कहाँ पर? मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी वकील थे। ठीक, और तथ्य के बारे में हम बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन से? तो बदरुद्दीन तैयबजी। कब? 1887। सन याद रखिएगा। कांग्रेस बनो का नारा दिया था किसने? बदरुद्दीन तैयबजी ने दिया था। और महादेव गोविंद रानडे ने सोवांत कांग्रेस बने थे। अब हम बात कर लेते हैं 1888 का अधिवेशन। 1800 चौथा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1888 में। कब? चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था। और इसके हम बात करें कहाँ पर स्थान कहाँ हुआ था? तो स्थान जो है इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? स्थान इलाहाबाद में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे। अगर हम तथ्य बता रहे हैं, आप लोग तथ्य लिख लीजिएगा। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कब बने थे? तो 1888 में इलाहाबाद स्थान हुआ था। और इसका लाहौर काउंसिल को खरीद कर कांग्रेस को दे दिया था। लाहौर काउंसिल को खरीद कर कांग्रेस को दे दिया था किसने? तो जॉर्ज यूले दिए थे। जब 1888 का अधिवेशन हुआ था। कोई सरकारी कर्मचारी कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता है। उनका कहना यह था कि कोई भी कांग्रेस सरकारी में शामिल नहीं हो सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 1889 का अधिवेशन जो है कौन सा? 1889 पाँचवा अधिवेशन जो हुआ था 1889 को। स्थान कहाँ हुआ था? तो स्थान जो है बॉम्बे में हुआ था। अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे। इन्होंने ए.यू. ह्यूम की जीवनी लिखी। आपको इम्पोर्टेंट यहाँ से याद रखना है, फैक्ट है यह कि ए.यू. ह्यूम की जीवनी किसने लिखा है? तो विलियम वेडरबर्न ने लिखा है। और हम बात करें 1889 के तथ्य के बारे में, तो दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने थे? तो
विलियम बेडबर्न। और अगर हम यूरोपीय प्रथम की बात करें तो कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। अभी हमने चौथे अधिवेशन में हमने बात करके आया हूँ, इलाहाबाद में जो संधि हुआ था। फिर उसके बाद बात करें 21 वर्ष के मताधिकार को प्रस्ताव पारित किया था। जो वोट देने का अधिकार अब 18 वर्ष हो गया है, पहले इसमें जो है कितना था, तो 21 वर्ष का मताधिकार पारित 1889 के अधिवेशन में पारित किया गया था। फिर इम्पोर्टेंट देखिए, लंदन में कांग्रेस शाखा ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया गया था। लंदन में कांग्रेस शाखा ब्रिटिश इंडिया की कंपनी का गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे उस समय, तो विलियम डिग्बी थे, विलियम डिग्बी। और पत्रिका कौन थे, तो पत्रिका इंडिका थी, पत्रिका इंडिका थी। पहली बार महिलाओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, पहली बार किस अधिवेशन में महिला ने भाग लिया था, तो 5वें अधिवेशन में लिया था, 1889 सन था। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। महिलाओं में अगर हम बात करें तो कौन थे, तो स्वर्णा कुमारी देवी थी, स्वर्णा कुमारी देवी थी जो अधिवेशन में भाग लिया। जानकी नाथ घोषाल थे, पंडिता रमाबाई थे, कालिंदी गंगुली थे। देश की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला उसमें कौन थी, तो कालिंदी गंगुली। उस समय जो है 1889 में इतना जो है स्नातक करना कोई मामूली बात नहीं रहता होगा जो है, तो इसीलिए इनका नाम यहाँ दिया गया। कालिंदी गंगुली जो है उत्तीर्ण करने वाली स्नातक पहली महिला 1889 में थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक पूरा किया। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर छठवां अधिवेशन। छठवां अधिवेशन कह रहा है कि 1892 में, 1892 में छठवां अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये छठवां मतलब छठवां पॉइंट है, सॉरी ये 6 नंबर पॉइंट है, यानी हम जो फैक्ट है यहाँ पर वो बताया जा रहा है। क्योंकि जब 5वां जब 89 हुआ था तो छठवां कौन सा हो जाएगा, 90 91 7वां हो जाएगा, और ये 8वां अधिवेशन होगा। आप नंबर मत देखिए, ये आप ऑप्शन याद करिएगा, क्योंकि 1885 से 47 तक आप करते चलिए, हम आपको बताएंगे कौन सा अधिवेशन है। तो ये 8वां अधिवेशन है, 1892 में ये 8वां अधिवेशन है। और स्थान कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। इम्पोर्टेंट है जो वही बताया जा रहा है, याद ये सब तो याद ही होना चाहिए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, इस तरह की वीडियोज़ और अधिक हम आपको लोगों के लाएंगे ही। और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए आप लोग। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। और हम इसमें तथ्य के बारे में बात करें तो इस अधिवेशन का प्रस्तावित स्थान लंदन, जिसे दादा भाई नौरोजी ने ही रखा था, लेकिन ब्रिटेन में चुनाव होने के कारण अधिवेशन रद्द कर दिया गया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड यहाँ पर कह रहा है कि 1896 का 96 का अधिवेशन, 1896 का अधिवेशन कौन सा हो जाएगा, ये 7वां नंबर जरूर है, लेकिन यह 12वां अधिवेशन है। कौन सा, यह 12वां अधिवेशन है, नंबर आप लिख लीजिएगा कौन सा 12वां अधिवेशन है। क्वेश्चन नंबर या सॉरी स्थान कहाँ हुआ था, तो स्थान यह कलकत्ता में हुआ था। 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्ला सयानी थे, रहीमतुल्ला सयानी थे। और तथ्य के बारे में बात करें तो तथ्य यह था, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्ला और सयानी। और अगर हम पहला मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो तीसरा अधिवेशन में हुआ था, जो जिसमें उनका नाम क्या था, तो बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो दूसरे यह थे, इनका नाम क्या है, तो रहीमतुल्ला सयानी। और हम बात करें दूसरे फैक्ट के बारे में, पहली बार इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। किसने, पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम गीत गाया था, तो 1896 के अधिवेशन में गाया था। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का धन बहिर्गमन सिद्धांत इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे फैक्ट स्लाइड पर चलते हैं और आपको तथ्य दिखाते हैं। 1901 का अधिवेशन, 1901 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। स्थान, अध्यक्ष कौन थे, तो दिनसा एलडुलवी थे। और यह 17वां अधिवेशन हुआ था, कब, तो 17वां अधिवेशन यह है, याद रखिएगा। और अध्यक्ष दिनसा एडुल्वी वाचा। तथ्य के बारे में बात करें तो तथ्य कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहली बार इसी अधिवेशन में भाग लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने पहली बार अधिवेशन में किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 17वां अधिवेशन था, सन था 1901 ईस्वी में। और कांग्रेस के नेताओं आपसी मतभेद पहली बार इसी अधिवेशन में हुआ था, 1901 में। महात्मा गांधी
और नहीं 1893 में दक्षिण अफ्रीका जो है कहाँ दक्षिण अफ्रीका गए थे। और फिर 1893 में फिर आए। 1900 में सॉरी दक्षिण अफ्रीका रहे होंगे तो दक्षिण अफ्रीका से जब 1893 में आए होंगे, फिर उसके बाद 1993 में फिर 9 जनवरी उन एकदम से हमेशा के लिए गांधी जी आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 को। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं गांधी जी की, तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे फैक्ट के बारे में बात देख लेते हैं। यहाँ पर पत्नी बच्चे लेने कब आए थे, तो 1997 में आए थे। गांधी जी पत्नी बच्चे कब लेने आए थे, तो 97 में आए थे। 93 में गए थे, फिर उसके बाद 97 में पत्नी और बच्चे लेने आए गए, दक्षिण अफ्रीका गए थे जब वहाँ पर गांधी जी। 1901 में अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो यानी भारत 3 बार आए थे इस दौरान, पूरे जब तक वहाँ पर 18 साल रहे हैं। और यहाँ पर 9 जनवरी 1915 को भारतीय प्रवासी दिवस, इसी दिन वहाँ से आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से। चलिए अगले स्लाइड पर बात करते हैं 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो यह बनारस में हुआ था। यह 21वां अधिवेशन है। कौन सा, तो यह 21वां अधिवेशन है। तो आप लोग पॉइंट डाल लीजिएगा। और स्थान कहाँ पर, स्थान बनारस में। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, तो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तथ्य के बारे में हम बात करें तो तथ्य यहाँ पर यह है कि बंगाल विभाजन के विरोध का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया था। कब, बंगाल विभाजन 1905। आपने पढ़े हैं आप इस एसटी में कि वहाँ पर बंगाल विभाजन 1905 में होता है, इसी अधिवेशन में हुआ था। फिर उसके बाद दूसरे फैक्ट यह देखिए, गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग की थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग कब किया था, तो 1905 में बंगाल विभाजन में। और स्थान कहाँ था, तो स्थान बनारस था। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अब फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर 1906 का अधिवेशन देखते हैं। यह कौन सा होगा, तो यह 22वां अधिवेशन है। यहाँ पर हम बात करते हैं स्थान कहाँ पर हुआ था, तो स्थान कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे। तथ्य के बारे में बात करें तो अध्यक्ष के पद पर विवाद हो गया था। एक तरफ रास बिहारी घोष थे और दूसरी तरफ थे बाल गंगाधर तिलक, तो इन दोनों के बीच में विवाद हुआ। तो भूपेंद्र नाथ बासु जी दादा भाई नौरोजी थे। नियम अब ये कह रहे थे, जो विवाद हुआ था इस नियम का कहने का मतलब ये था कि अब अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव होगा। इन दोनों में जब मतभेद हुआ तो कहने का तात्पर्य यह निकला कि अब जब तक चुनाव होगा और जो उस चुनाव का विजयी होगा वही अध्यक्ष बनेगा। चलिए आगे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरा फैक्ट यहाँ पर कह रहा है, इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। स्वदेशी आंदोलन, स्वराज पार्टी, बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा। ये सब आप लोग पढ़ने के लिए आगे हम आपको बताएंगे, यहाँ पर नाम जानते रहिए। ये 4 अधिवेशन प्रस्ताव पारित किया गया था, स्वदेशी आंदोलन, स्वराज, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन संजीवनी पत्रिका कृष्ण कुमार मिश्रा जी ने लिखा था। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं और यहाँ पर 1907 का अधिवेशन देखते हैं। 1907 का अधिवेशन कौन सा होगा, तो यह 23वां अधिवेशन हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह अधिवेशन जो है सूरत में हुआ था। स्थान, अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। उपाध्यक्ष कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता थे। और हम यहीं पर बात करें तथ्य के बारे में यानी फैक्ट यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 2 तथ्य देखने को मिला, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। ये नरम दल गरम दल जो है हम गांधी उदारवादी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। तो जो है नरम दल और गरम दल, नरम दल के जो थे तो उसे उदारवादी कहा जाता था और जो गरम दल के थे उसे उग्र राष्ट्रवादी कहा जाता था। आइए फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। फैक्ट कह रहा है कि कांग्रेस के सभी उग्र राष्ट्रवादी नेता को कांग्रेस के निष्कासित कर दिया गया 7 वर्ष में। चलिए आइए अगले फैक्ट के बारे में देखते हैं। 1911 का अधिवेशन, 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह कलकत्ता में। यह 26वां अधिवेशन है। कौन सा, 26वां अधिवेशन है नाम
पॉइंट आप लिख लीजिएगा। 26वां अधिवेशन 1911 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर थे। कौन? बिशन नारायण धर थे। तथ्य के बारे में बात करें तो जनगण मनगढ़ गीत पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था और रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ से आपसे जीके का भी प्रश्न बनता है तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। जनगण मनगढ़ पहले किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और पहली बार इसी गीत में जनगण मनगढ़ की स्थापना मतलब गीत गाया गया 1911 के अधिवेशन में। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? अमार सोनार जो है बांग आम्ल है। और तिथि कब हुआ गाए थे? तो 27 दिसंबर 1911 को इसकी रचना किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। जनगण मनगढ़ अधिनायक का जीके से महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरा फैक्ट यहाँ पर कह रहा है तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक तले छपा। जो है भारत भाग्य विधाता, ये जनगण मनगढ़ जब गाते हैं आप तो इसमें भारत भाग्य विधाता आता है। तो ये कब छपा? तो 1912 में यह छपा। ठीक है, इसका शीर्षक रहा है। चलिए आइए हम बात करते हैं 1912 का अधिवेशन। यह 27वां अधिवेशन होता है। कौन सा? 27वां अधिवेशन होता है। यह बांकीपुर पटना, यानी यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, क्योंकि यह पटना से रिलेटेड यानी बिहार से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछे कि पहला अधिवेशन बिहार में कब हुआ था, तो यह हुआ था 1912 में। लेकिन यह अगर इस 85 के दशक से देखा जाए अधिवेशन कौन सा, तो यह 27वां जो है अधिवेशन होता है और बिहार से पहला होगा। 2 अधिवेशन हुए थे, उसके बारे में एक और होगा 1923 में हुआ था, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अध्यक्ष RNA मुधेलकर थे उसमें अध्यक्ष। RNA मुधेलकर। 1912 में अधिवेशन बिहार बांकीपुर पटना में हुआ था। आयोजित प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 3 अधिवेशन इसमें हुआ था। कब कब? 1912 में बांकीपुर RN मुधेलकर थे, 1922 में गया चितरंजन दास थे और 1940 में कहाँ पर हुआ था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 3 जो है अधिवेशन देखने को मिला था। यह 27वां अधिवेशन था। ठीक है, चलिए 1912, 22, 40 ये 3 देखने को मिला था। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। 14वां पॉइंट पर पहुंच गए हम और यहाँ पर 1916 का अधिवेशन, यह 31वां अधिवेशन होगा। कौन सा? 31वां अधिवेशन होगा गाइस। तो और यहाँ पर इस अधिवेशन 1916 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसमें जो है अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार थे। अंबिका चरण मजमूदार थे। तथ्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर फैक्ट दिया गया है, इसमें गरम और नरम दल के बीच समझौता हुआ था। आपसे पूछे प्रश्न कि गरम और नरम दल की समझौता किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1916 अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था? तो 31वां अधिवेशन था। स्थान कहाँ था? लखनऊ था। अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार। दोस्तों यहाँ पर फैक्ट ही फैक्ट, अगर आप प्रश्न बनाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न बनने के तैयार होंगे। यहाँ से आपका बहुत सारा, अगर ये सब आपको याद हो रहा है तो बहुत सारा आपका क्वेश्चन तैयार हो रहा है। समझिए, फैक्ट ही फैक्ट है कहने का मतलब, और बहुत ही अच्छी वन लाइनर के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है सर के द्वारा। चलिए आइए बात करते हैं। नरम और गरम दल के समझौता हुआ। मध्यस्थता एनी बेसेंट बाल गंगाधर तिलक के थे। दूसरा अधिवेशन जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता हुआ। मध्यस्थता जिन्ना बाल गंगाधर तिलक। विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। गरम और नरम दल में विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। और तीसरा फैक्ट के बारे में बात करें तो तीसरा फैक्ट कह रहा है कि सरोजनी नायडू इस अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल हुई थी। मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस में स्वीकार कर दिया। आइए बात कर लेते हैं मुसलमानों को पृथक निर्वाचन सीट। यहाँ पर देखिए कि मुसलमान को कैसे अलग करने की बात कहा गया। 10 लाख में जब थे तो 5 लाख हिंदू, 3 लाख मुसलमान, फारसी 1 लाख, ईसाई 1 लाख से भी कम। यहाँ पर मुसलमान के लिए आरक्षित होना चाहिए, ये सब कहा गया। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। हम बिना टाइम लेते हुए आगे चलते हैं। 1917 का अधिवेशन देखते हैं, कलकत्ता में हुआ था। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष जो है बनी थी कहाँ पर? तो एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, एनी बेसेंट जो है पहली अध्यक्ष महिला बनी थी। और कब? 1917 में। आयरिश मूल। जन्म कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य, भारत में होम रूल की स्थापना जो है इन्होंने ही किया था। तो 1917 में जो है एनी बेसेंट की अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला थी।
यूरोपीय संघ महिला यहाँ पर देखिए थी। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था, नाम याद रखिएगा। फैक्ट देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। पहली बार इसी अधिवेशन में तिरंगा झंडा अधिवेशन फहराया गया था। आपसे प्रश्न बने कि पहली बार झंडा अधिवेशन किस में फहराया गया था, किस अधिवेशन में, तो 1917 में यह जो है 32वां अधिवेशन था। कौन सा? तो 32वां अधिवेशन था। इसमें चौथा पॉइंट कह रहा है कि एनी बेसेंट भारत में होम रूल की संस्थापक मानी जाती हैं। देखिए, एनी बेसेंट भारत में होम रूल की संस्थापक मानी जाती हैं। चलिए आइए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड पर कह रहे हैं 1918 का अधिवेशन। स्थान कहाँ हुआ था? तो स्थान दिल्ली में हुआ था। अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। 1918 में विशेष अधिवेशन बॉम्बे में। अध्यक्ष सैयद और हसन इमाम। इस अधिवेशन में रोलेट एक्ट पर विचार किया गया था। जो रोलेट एक्ट आया था तो इसी अधिवेशन 1918 के अधिवेशन में हुआ था। तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1918 में हुआ था। और 1907 में विभाजन, 1916 में समझौता हुआ था, 1918 में पुनः फिर विभाजन हो गया। 1907 में विभाजन हुआ था तो 1916 में फिर समझौता हुआ, लेकिन फिर 1 साल बीतते हुए, फिर से 2 साल बीतते हुए फिर से 1918 में विभाजन हो गया। आइए फिर बात करते हैं। हिंदी भाषा पर जोर देने की प्रस्ताव इसी अधिवेशन में दिया गया था। कब? 1918 के अधिवेशन में। चलिए अगले स्लाइड पर बात करते हैं। अगला स्लाइड कह रहा है 1919 का अधिवेशन। 1919 का अधिवेशन जो है यह कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ? अमृतसर। और अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। इसमें तथ्य के बारे में बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। आप याद रखिएगा 1919 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं 18वां अधिवेशन। 18वां अधिवेशन क्या कह रहा है? 18वां अधिवेशन मतलब यह कौन सा अधिवेशन नंबर होगा? 35वां होगा। सॉरी, ये सीरियल नंबर 18वां है, लेकिन 35वां ये अधिवेशन है। 1920 35वां अधिवेशन है। विशेष अधिवेशन इसे माना जाता है। स्थान कहाँ हुआ था? तो स्थान कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे उस समय। तथ्य असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी और अस्थायी रूप में इसे पारित कर दिया गया था। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 1920 का अधिवेशन, यह कौन सा अधिवेशन होगा? तो यह 36वां अधिवेशन हो जाएगा। ये हमने बात कर लिया क्या दोस्तों? 1920 फिर 2 बार हुआ था यहाँ पर। फिर यहाँ पर वार्षिक अधिवेशन होने लगा, नागपुर में हुआ था। अध्यक्ष वीर राघवचारी जी थे उस समय। असहयोग का प्रस्ताव किया गया था। फैक्ट यहाँ पर भाषाई आधार पर राज्य गठित होने का प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति जारी की थी। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और 1921 का अधिवेशन देखते हैं। यह 36वां अधिवेशन होगा। कौन सा? 36वां अधिवेशन। यह इसका स्थान कहाँ हुआ था? तो यह अहमदाबाद में हुआ था। 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे उस समय? अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, जेल में थे उस समय। कार्यकारी अध्यक्ष उसका जो है जेल में थे, तो उनका कार्य कौन देखता था? तो हकीम आजम खां देखते थे, हकीम आजम खां। और तथ्य के बारे में बात करें तो जेल में रहते हुए पहली बार चित्तरंजन दास ही अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। जेल में रहकर भी उन्होंने अध्यक्ष के पद का अपना इन्हों मिला। मद्य निषेध अस्पृश्यता उन्मूलन के पक्ष में प्रस्ताव को पारित हुआ। प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष हकीम आजमल खां जी थे उस समय। चलिए आइए बात कर लेते हैं 1922 का अधिवेशन। यह 37वां अधिवेशन होगा। स्थान कहाँ हुआ था? तो गया, बांकीपुर। चित्तरंजन दास उस समय अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। 1922 का 12 और 22 में फिर हुआ था। फिर उसके बाद 40 में हुआ था बिहार में। और फिर यहाँ पर हम फैक्ट के बारे में बात करते हैं। चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव सी रावदास ने चित्तरंजन दास ने पेश किया, अब स्वीकार कर दिया गया था। इसी अधिवेशन के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस में इस्तीफा दे दिया था। 1922 में जब अधिवेशन हुआ तब मोतीलाल नेहरू और किसने? चित्तरंजन दास ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। स्वराज दल के गठन किया। अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। चलिए आगे फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 1923 का अधिवेशन। 1923 का अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में। और अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है शिक्षा मंत्री थे। तो कौन से थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री भारत के बने थे। जीके से भी प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। सबसे युवा अध्यक्ष 35 वर्ष। स्वराज स्वराज दल के सदस्यों की कांग्रेस वापसी। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब विशेष अधिनियम एक सरल वार्षिक अधिनियम। स्थान काकीनाडा बंगाल। काकीनाडा कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में पड़ता है। अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर। तथ्य पहली बार अखिल भारतीय सेवक संगठन का स्थापना किया गया। सदस्यों को चुनाव में भाग लेने की इजाज़त दी गई थी। सदस्यों को चुनाव लेने की भाग लेने का इजाज़त 1923 के अधिवेशन में दिया गया था, वार्षिक अधिवेशन में। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट तथ्य दिया गया है 1924 का अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन 39वां अधिवेशन होगा। कौन सा? 39वां। अब स्थान बेलग्राम कर्नाटक में हुआ था। अध्यक्ष महात्मा गांधी। पहली बार जो है महात्मा गांधी ने इसका अध्यक्ष बने। यह एकमात्र अधिवेशन थी जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 1916 में एमएलए और ईस्ट इंडिया कंपनी। इस अधिवेशन के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से अलग हो गए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से अलग इसी अधिवेशन में हुआ था। अस्पृश्यता एवं सत्याग्रह। गांधी दास समझौता इसी अधिवेशन में हस्ताक्षर किया था। 1924 अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता किया था। बेलग्राम में हुआ था, कर्नाटक जो। और फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने ही लिया था, अध्यक्ष बने थे उस तौर पर। आइए 1925 का अधिवेशन देखते हैं। 1925 का अधिवेशन 40वां अधिवेशन होगा। कौन सा? 40वां अधिवेशन। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर। स्थान कानपुर और अध्यक्ष सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय महिला जो है पहली कौन थी? तो सरोजनी नायडू। और अगर प्रथम पहली महिला पूछे जो विदेशी बनी थी लेकिन अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ठीक है, ब्रिटेन की थी। कहाँ की? ब्रिटेन की। हमने बात किया था, आप लोग फिर से जाकर देख लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा हो सके तो। ज़्यादा नहीं लिखा गया, थोड़ा थोड़ा लिखा गया, फैक्ट ही है। और इसी अधिवेशन में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया गया था। 1925 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले ध्वज वंदना विजय तिरंगा प्यारा गाया गया था। ध्वज तिरंगा जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये नहीं गाया जाता, तो इसी अधिवेशन में गाया था। श्यामलाल गुप्त ने गाया था। किसने? श्यामलाल गुप्त ने। 1926 का अधिवेशन देखते हैं, गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ पर? गुवाहाटी। श्रीनिवास अयंगर जी थे। और तथ्य के बारे में बात करें तो कांग्रेस के नेताओं को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया था। खादी वस्त्र पहनने का इसी अधिवेशन में अनिवार्य कर दिया था। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 1927 का अधिवेशन देखते हैं। 1927 का अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ था। डॉक्टर ए अंसारी उस समय अध्यक्ष थे। डॉक्टर एम अंसारी अध्यक्ष थे। साइमन वापस आओ का नारा इसी में दिया गया था। साइमन आओ का नारा इसी अधिवेशन में लगाया गया था। कांग्रेस ने नया लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया। चलिए आगे बात करते हैं 1929 का अधिवेशन। 1929 का अधिवेशन कौन सा अधिवेशन होगा? तो 44वां यानी 44वां अधिवेशन होगा। ये फैक्ट लिखते चलिएगा दोस्तों अपने कॉपी में, ताकि आपको याद रहे। 44वां अधिवेशन होगा। और हम बात कर लेते हैं, यह स्थान लाहौर। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। जो अब ये देखिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि पहली बार अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू कौन से अधिवेशन में बने थे? तो 1929 के अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था? तो 44वां अधिवेशन था। तथ्य के बारे में बात करें, पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया था। कब? तो रात 12 बजे फहराया गया था। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय। और हम इसमें तिरंगा झंडा फहराया गया था। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति मिली थी। 1929 के अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति मिली थी। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 1931 का अधिवेशन, यह 45वां अधिवेशन होगा। कौन सा? 45वां। चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्थान कराची में हुआ था। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की मांग की।
प्रस्ताव भेजा था। गांधी इरविन समझौते पर स्वीकृति मिली थी इसी अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। इसमें महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं लेकिन महात्मा गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और अगला अधिवेशन यहाँ पर दिया गया है 1936 का अधिवेशन। यह 49वां अधिवेशन होगा और स्थान लखनऊ में हुआ था। और अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का नया लक्ष्य समाजवाद घोषित हुआ। तथ्य है यह। कांग्रेस संसदीय समिति का गठन किया। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला स्लाइड यहाँ पर कह रहा है 1937 स्थान में मैं कहा फैजपुर। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। तथ्य के बारे में बात करें, इस अधिवेशन में गांव में आयोजित होने जाने वाला अधिवेशन 1937 का अधिवेशन फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। 13 सूत्री कृषि का घोषित किए गए थे। 13 सूत्री कृषि कार्यक्रम घोषित किए गए थे। आइए देखते हैं 1938 का अधिवेशन। 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है इन्हें। इन्होंने ही नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। तथ्य के बारे में बात करें, 15 सदस्य थे। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन इसी अधिवेशन में किया गया था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। रजवाड़े के लिए नीति बनाई गई थी। किसके? रजवाड़ी के लिए नीति बनाई गई थी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और 1939 का अधिवेशन देखते हैं। स्थान कहाँ हुआ था? तो स्थान त्रिपुरा में हुआ था। त्रिपुरी जबलपुर एमपी में पड़ती है जो। और अध्यक्ष निर्वाचित सुभाष चंद्र बोस जी थे। इस्तीफा दे दिया था लेकिन इन्होंने। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। चलिए अध्यक्ष तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। और अध्यक्ष का पद का चुनाव होने लगा जब तो सुभाष चंद्र बोस एक साइड थे, दूसरे साइड थे पट्टाभ सीतारामैया। इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जीत हुआ था लेकिन इस्तीफा दे दिया था। महात्मा गांधी के समर्थन से जो है पट्टाभरमैया जी आए थे। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अगला यहाँ अधिवेशन देखते हैं। 1940 का अधिवेशन नहीं होगा, इस बैठक में हुआ था, अधिवेशन नहीं होगा। यह रामगढ़ यानी बिहार झारखंड में हुआ था लेकिन नहीं, बैठक नहीं हुआ। और अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे उस समय। अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो का प्रस्ताव मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसी अधिवेशन में पारित किया था। इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। आगे नेक्स्ट तथ्य पर बात करते हैं। 1946 का अधिवेशन। 1946 का अधिवेशन जो है कौन सा अधिवेशन होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1946 का अधिवेशन जो है 44 यानी 54वां अधिवेशन होगा। मेरठ में स्थान हुआ था। जेपी कृपलानी अध्यक्ष बनी थी दिसंबर 1944 से 15 अगस्त 1947 तक। और यहाँ पर देखते हैं तथ्य के बारे में बात करते हैं। स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष थी। और 1948 में स्थान में जयपुर राजस्थान, अध्यक्ष पट्टाभ सीतारामैया। स्वतंत्रता के पहले अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। और इस समय पट्टाभ सीतारामैया हुए थे। शुरू राष्ट्रगीत हुआ था। स्वतंत्रता 1947 में, जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था। और लास्टवां अधिवेशन 54वां कब हुआ था? तो 1946 को हुआ था, मेरठ में हुआ था। अध्यक्ष जेपी कृपलानी थी। और पहला मतलब कहने का जो स्वतंत्रता आज़ाद होने के बाद पहला अधिवेशन जयपुर में हुआ, राजस्थान। पट्टाभ सीतारामैया अध्यक्ष बनी थी। स्वतंत्रता का पहला अधिवेशन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा किस सन में अधिवेशन हुआ था। सबसे ज़्यादा देखने को मिला था तो कलकत्ता में 10 अधिवेशन हुए थे। 10 अधिवेशन हुए थे कुल कलकत्ता में। कौन कौन से सन थे? तो 1986, 1990, 1996, 1896 और 1901, 1906 और 1911, 1917, 1920, 1928 और 1933। इतने सारे में 10 अधिवेशन देखने को मिले थे कलकत्ता में। सन याद रखिएगा। ये 10 जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये कलकत्ता का अधिवेशन हुआ है, पूरा सन लिखा गया है यहाँ पर। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर हम बात करें तो बॉम्बे में कुल 7 अधिवेशन हुए थे। यहाँ पर सन लिखा गया है, ये आपको
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट सन याद कर लीजिएगा। और मद्रास में कुल 7 अधिवेशन हुए थे। यहाँ पर मद्रास भी है, देख ले सकते हैं। ये मद्रास है, यहाँ बॉम्बे है, यहाँ कलकत्ता है और दिल्ली। दिल्ली में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो दिल्ली में जो है कुल 4 अधिवेशन हुए। लाहौर में कितने अधिवेशन हुए थे? तो लाहौर में भी 4 अधिवेशन हुए थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला अधिवेशन हम बात करते हैं। अब ख़त्म हो गया पूरा अधिवेशन, 54 तक ही लास्ट था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 1885 से 1947 तक कालखंड जो है 63 वर्ष। समय के साथ विचारधारा में परिवर्तन हुआ था। आइए बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्रथम चरण कब माना जाता है? तो प्रथम चरण 1885 से 1905 माना गया। इसे उदारवादी चरण कहा गया है, ठीक है। और दूसरे चरण को क्या कहा गया है? उग्र राष्ट्रवादी चरण कहा गया है या अतिवादी चरण कहा गया है। यह 1905 से 1919 में माना जाता है। फिर उसके बाद तीसरा जो है कब माना जाता है? तो तीसरा माना जाता है 1919 से 1947 तक तीसरा, यानी गांधी युग माना जाता है। इसे गांधी युग माना जाता है। यह जो है पूरे चरण का है, 3 खंड में बांटा गया है। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अब यहाँ पर उदारवादी के बारे में बात करते हैं। उदारवादी जो है अनुमति बिना नीति का अनुसरण करता है और इसमें 3 पॉलिसी का अनुसरण किया गया: याचना, स्मरण पत्र, विरोध प्रदर्शन। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रमुख नेता इसमें बात करें उदारवादी में, और यहाँ पर कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नेरोजी थे, दिनसा एडवली वाचा थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, केडी तेलंग, सुब्रमण्यम अय्यर, फिरोज शाह मेहता और सूर्यनाथ बनर्जी। ये सब उदारवादी राष्ट्रवादी के नेता रहे हैं प्रमुख। चलिए आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर उग्र राष्ट्रवादी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रवृत्ति 3 उग्र, अनुमति बिना 3 की नीति, 3 पॉलिसी इसमें हटा दिया गया। चलिए यहाँ कुछ नहीं है ज़्यादा। महत्वपूर्ण नेता के बारे में बात कर लेते हैं। किसमें? उदारवादी के प्रमुख नेता के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें रहे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बिंदु घोष। ये रहे हैं कुछ उग्र राष्ट्रवादी के प्रमुख नेता। चलिए आइए तीसरे बात कर लेते हैं गांधी युग या गांधी चरण युग। इसमें जो है विचारधारा 1919 से 1947 तक माना जाता है। सभी आंदोलन विचारधारा और कुछ नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात कर लेते हैं। उग्र राष्ट्रवादी चरण 1905 से 1919। बंगाल विभाजन हुआ था। जब यह 1905 में देखिए, उसमें जब हुआ था 1905 का पहला बंगाल विभाजन हुआ। फिर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हुआ। फिर मुस्लिम लीग की गठन किया गया। फिर सूरत विभाजन हुआ। फिर मुजफ्फरपुर बम कांड, अलीपुर बम कांड, पार्लियामेंटो सुधार आया। फिर दिल्ली दरबार, होम रूल, लखनऊ अधिवेशन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये सारे अधिवेशन कब? 1905, यानी 1905 से 1919 तक जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड चला था। इसी के बीच इतने सारे जो है घटना देखने को मिला था। तो चलिए हम एक एक घटना करके बारे में देखते हैं। और आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। सुपर टेट की अभी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको ज़रूर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोज है। चलिए हंटर कमीशन ये एक भी था, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। चलिए ये इतने सारे कितने 14 महत्वपूर्ण घटना थे। अब बंगाल विभाजन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला विभाजन हुआ था बंगाल विभाजन, पहला विभाजन हुआ था तो कब हुआ था? 1905 को हुआ था, ठीक है। 1905 जनगणना 1901 को हुआ था। बंगाल जनसंख्या दृष्टि बहुत ज़्यादा था, 25 करोड़ के लगभग था उस समय। इसीलिए कहा गया एक साथ इतने लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। उस समय पश्चिम बंगाल इतने सारे खंड में बेटा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दक्षिण असम, झारखंड, बांग्लादेश, इतने सारे में जो है बढ़ गया विभाजन होने के बाद। फिर कारण क्या था? प्रशासनिक कारण, बड़ा प्रांत होने के कारण था, ठीक है, जिसके बारे में हमने बताया। चलिए आगे बात कर लेते हैं धार्मिक आधार पर विभाजन। जनसंख्या जो है 5.4 करोड़ था। हिंदू और मुस्लिम 90 लाख थे उस समय। हिंदू कितने थे? तो 4 करोड़ 20 लाख, और 90 लाख जो है मुस्लिम थे। हिंदू का बहुल इलाका था उस समय। तो कुल क्षेत्र जो है 1,89,000 वर्ग मील में फैला था। 1,89,000 वर्ग मील में फैला था बंगाल और का विभाजन जब हुआ था। जनसंख्या 3.1 का था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे देख लीजिएगा।
बंगाल का उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। 1899 से 1905 तक। गृह सचिव कौन थे? तो रिजले थे। बंगाल लेफ्टिनेंट रीथ फ्रेजर गवर्नर। आइए आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथि और दिवस। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया था। कब? 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया था कि कहा 19 जुलाई 1905 को हम बंगाल में प्रस्ताव पेश करने के लिए विभाजन का भेज रहे हैं। फिर 20 जुलाई 1905 का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उस प्रस्ताव को पारित किया गया था 20 जुलाई। फिर 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल की बैठक कलकत्ता में विभाजन कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी यह पूरे मतलब राज्य में देखने को मिला जहाँ जहाँ विभाजन हुआ था। आइए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया जाता है। फिर जन एकता दिवस, रक्षाबंधन, 3-4 को मैत्री दिवस, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये सब कहा गया। टाउन हॉल की बैठक में अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। प्रस्ताव स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन था उस समय। आइए महत्वपूर्ण कथन के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण कथन कह रहा है कि बंगाल विभाजन एक निर्मम मूल है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है। बंगाल विभाजन एक निर्मम मूल है, यह किसने कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है। और फिर उसके बाद विभाजन हमारे ऊपर ब्रज की तरह गिरा है। विभाजन हमारे तरह ब्रज की तरह गिरा है, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है। और महात्मा गांधी ने क्या कहा? भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ। बंगाल के बाद जो है ये देखने को मिला है, गांधी जी ने कहा। फिर उसके बाद कह रहा है कि चौथा पॉइंट कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए आइए आगे स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या कहता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में बात करते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, यह देखिए कह रहा है बंगाल विभाजन स्वदेशी एक तरफ था, एक तरफ विदेशी। कहने का मतलब ये है स्वदेशी अपनाओ और जो है बहिष्कार करो, बाहर देश का यूज कम से कम यूज किया जाए। इसी तरह एक दूसरे पर निर्भर होने लगे थे। कहने का मतलब ये था कि अपना, जैसे अभी कह रहा है, कहने का मतलब यह है चीन ने अभी सभी नहीं कहते थे चीन का फ़ोन मत लो, यहाँ का फ़ोन मत लो, बेकार है, अपने भारत का लो। इसी तरह वो उस समय भी था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी अपनाओ। क्यों? प्रदर्शन याचना पर सम्राट 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में पूरे बंगाल में जनसभाएं हुआ था उस समय। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। विभिन्न कार्यक्रम आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास था उस समय। सम्मानवाद ने राष्ट्र की गरिमा को बढ़ाने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और विदेशी वस्त्रों का होलिका जलाना, जो कुछ विदेश का था उसे जो है होलिका जलाने की बात कहा गया। फिर उसके बाद विदेशी सामान बेचने वाले दुकान को बाहर धरना दिया जाए। जो दुकानदार थे उस समय अगर विदेश का सामान बेच रहे हैं तो उसके सामने हम लोग धरना करें कि ये विदेश का सामान ना बेचे। इसी तरह स्कूल और कॉलेज का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरी का बहिष्कार करना, ये सब था। तो चलिए आगे इस फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आंदोलन, युवा क्रांति, मुसलमानों, यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन चलिए आगे बात कर लेते हैं। 16 अक्टूबर 1905 को कलकत्ता में बैठक हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बिपिन चंद्र पाल थे। जब उस बैठक हुआ 16 नवंबर 1905 को, तो इसमें ये 3 नेता थे उस प्रमुख। इस बैठक में कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। फिर उसके बाद 14 अगस्त 1916 को बंगाल नेशनल कॉलेज प्रधानाचार्य अरबिंदो घोष थे। प्रधानाचार्य कौन थे? अरबिंदो घोष। रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, कला और संस्कृति, छात्रवृत्ति नंदलाल। चलिए आगे बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग जो है 1906 में देखने को मिला। मुस्लिम लीग 1906 में मिला। बंगाल विभाजन हुआ, हिंदू और मुसलमान के बीच दृष्टता देखने को मिला। आइए पूर्वी बंगाल और ढाका के बारे में बात करते हैं। नबीम सलीउल्लाह नवाब, और ये है। फिर उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। वाइसराय लॉर्ड मिंटो, निजी सचिव डलहन स्मिथ थे, अलीगढ़ कॉलेज के। नवाब सलीम उल्लाह, एक 15 सदस्यीय टीम के शिमला बैठक हुआ था। समझौता मुस्लिम लीग और अंग्रेज के बीच हुआ। चलिए आगे बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन क्षेत्र, जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व और शिक्षण संस्थानों के लिए धार्मिक मदद, ये सब किया गया। उस समय जो है इतने में देखने को जनसंख्या का निर्वाचन पर
के अनुसार से प्रतिनिधित्व किया गया। अब ब्रिटिश हुकूमत के बारे में बात करें तो ब्रिटिश हुकूमत के बारे में बात करने के पहले यहाँ पर फैक्ट दिया गया है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई प्रत्येक नीति का समर्थन सभी मुसलमानों को करना है। दूसरा फैक्ट कह रहा है कि भारतीय मुसलमानों के बीच ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादारी पैदा करना है। चलिए आइए, मुस्लिम लीग 30 अक्टूबर 1906 को अध्यक्ष आगा खां, मुख्यालय ढाका लखनऊ में। प्रथम अधिवेशन कराची 1907 में, द्वितीय अधिवेशन अमृतसर 1908 में। अब बात करते हैं 1906 का अधिवेशन, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष विवाद उदारवादी, ये हमने बात कर लिया हूँ। चलिए सूरत विभाजन देखते हैं 1907। सूरत विभाजन कब होता है तो 1907 में होता है। प्रस्तावित स्थान नागपुर, उग्र राष्ट्रवादियों का गठन हुआ था, इसमें स्थान परिवर्तन कर दिया गया था, नागपुर से सूरत कर दिया गया था। अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। अफवाह चार प्रस्ताव रद्द करना था उग्रवादी। आइए कांग्रेस का विभाजन देखते हैं। कांग्रेस का विभाजन जो है नरम दल और गरम दल 7 वर्ष के लिए चला था। तिलक देशद्रोह, लाला लाजपत राय अंडमान निकोबार के राजनीतिक संन्यास, बिपिन चंद्रपाल राजनीतिक से संन्यास लिया, अरबिंदो घोष अलीपुर बम कांड जो है इसी में हुआ था। पैरवी चित्तरंजन दास जेल से निकले और पौंडीचेरी अरबिलो आजम। आइए मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में बात करते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था तो 1908 में हुआ था। कलकत्ता के मजिस्ट्रेट थे उस समय, और D.H. किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों का दमन करना। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ है नहीं। चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट चीज़। प्रफुल्ल चाकी, पुलिस ने घेर लिया उस समय। प्रफुल्ल चाकी को स्वयं को गोली मार ली। किसने? प्रफुल्ल को गोली मार ली। चलिए यहाँ पर मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था तो 1909 में आया था। और हम बात करें भारत के राज्य सचिव मार्ले मिंटो थे। उस समय मुस्लिम लीग के गठन के समय किया गया वादा पूरा किया महात्मा गांधी। और यहाँ पर भारत का वायसराय मार्ले मिंटो सुधार के में ही किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव पारित हुआ। सांप्रदायिकता की बीज और मुसलमानों को 8 सीटें दी गई। मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, यह कहा गया। चलिए आइए दिल्ली दरबार के बारे में भी देखते हैं। दिल्ली दरबार शाही आयोजन, इम्पीरियल दरबार। क्यों, कब? जब ब्रिटेन में राजा या रानी में परिवर्तन होता था तो उनके सम्मान में भारत यह आयोजन होता था। भारत 3 बार वायसराय 1877 में लॉर्ड लिटल, 1903 में लॉर्ड कर्जन, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड थे। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 1911 में बने थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार। पहली बार इसी दरबार में इस सत्र ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आए थे। आपसे पूछा जाए दिल्ली दरबार में पहली बार दिल्ली दरबार में इसी सत्र में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और मैरी काम भारत जो है आए थे। चलिए आगे बात करते हैं। राजधानी, इसमें कुछ नहीं है। हार्डिंग बम कांड के बारे में जानते हैं। हार्डिंग बम कांड जो है राजधानी के स्थानांतरण, लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली बम फेंका था, बच गए थे। किसके ऊपर? तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। चांदनी चौक पर बग्घी से जा रहे थे उस समय। 13 लोगों को उसमें बम जिसने फेंका था तो गिरफ्तार कर दिया था। बाल मुकुंद, अमीर चंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी घोष। सरकारी गवाह कौन बने थे तो दीनानाथ बने थे उस समय जिसने बम फेंका था, तो देख लिया होगा किसी ने। और उसमें सरकारी गवाह कौन बने थे? दीनानाथ बने थे। चलिए आगे बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में देखें 1914 से 1918 तक, जून 14 1914 28 जुलाई को मिस्र राष्ट्रवाद और धुरी राष्ट्रवाद, ब्रिटेन, रूस, इटली, फ्रांस, जापान, अमेरिका, ये सब थे। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी थे। चलिए आगे बात करते हैं होम रूल। होम रूल की बात करें तो होम रूल की आयरिश शब्द होम रूल स्वशासन प्रतिपादन रेडमंड आयरिश नेता थे। भारत एनी बेसेंट शुरुआत तिलक ने किए थे। उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग, होम रूल तिलक एनी बेसेंट ने किया था। चलिए आइए तिलक का होम रूल के बारे में बात करें तो प्रचार प्रसार केसरी और परागा मराठा में अंग्रेजी भाषा का शब्द किया था।
आइए, और फिर उसके बाद शुरुआत 28 अप्रैल 1916 को बेलग्राम कर्नाटक में हुआ था। मुख्यालय पूना में हुआ था। अध्यक्ष जोसेफ वासिष्ठा, सचिव एन सी करलेकर, महाराष्ट्र बॉम्बे में छोड़कर बरार क्षेत्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत। चलिए आगे बात करते हैं। तिलक का कथन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। तिलक का ये कथन रहा, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। फिर दूसरा इन्होंने क्या कहा, भारत में उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, वक्त का तकाजा है उसके बाप या पालक उसका वाजिद हक उसे दे दे, अन्यथा वह छोड़ लड़कर लेना जानता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है यहाँ पर, बिहार में होम रूल 16 दिसंबर 1916 को, अध्यक्ष मौलाना मजहर उल हक। अमेरिका में होम रूल कब हुआ था, तो 1915 में लाला लाजपत राय थे। लंदन में होम रूल 1912 में। चलिए ये सब इतना आपको नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट होगा हम बता दें। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, एनी बेसेंट का होम रूल, शुरुआत 3 दिसंबर 1916 का, मुख्यालय अडयार मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी उस समय, और सचिव जॉर्ज एंड्रूवेल, और प्रचार प्रसार कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। क्षेत्र संपूर्ण भारत, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर। एनी बेसेंट आयरिश मूल, जन्म ब्रिटेन, भारतीय आए। चलिए आइए नेक्स्ट, लखनऊ समझौता के बारे में बात करते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। स्थान लखनऊ में, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। और फैक्ट के बारे में बात देखते हैं यहाँ पर, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। मूर्तिकार जिन्ना तिलक परिचय निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर दिया। विरोध इस समय किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय जी ने इसमें किया था। धर्म दल और ग्रहण दल के समझौता, मूर्तिकार एनी बेसेंट तिलक थे। राजकुमार शुक्ल पहले किसान बने जिसे कांग्रेस मंच पर संबोधन किया। पटना विश्वविद्यालय में अधिवेशन में पारित हुआ था। स्थापना 1917 हुआ था। चलिए रोलेट एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। रोलेट एक्ट 1916 समझौता, यह मुस्लिम लीग और ईस्ट इंडिया के साथ नरम दल के प्लस गरम दल क्रांतिकारी और गतिविधियां बढ़ गई थी। चलिए चंपारण सत्याग्रह 17 दिसंबर 1917 को हुआ था। चंपारण 17 दिसंबर 1917 को हुआ था। महात्मा गांधी सफल हो गए थे उसमें, ब्रिटेन हार्ड कोर्ट में जान चली गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रिपोर्ट भारत में आया था, क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना था बहुत जरूरी है, और कानून काला बिना अपील में दलील। चलिए ये सब आपको, चलिए आइए महात्मा गांधी के बारे में बताइए। यह कानून अनुचित, स्वतंत्रता विरोधी और मूल अधिकारों को हत्या करने वाला है। रोलेट एक्ट का विरोध, संपूर्ण भारत में हड़ताल, सत्याग्रह सभा। रोलेट एक्ट अधिनियम 1917 से 1919 तक चला था। रोलेट एक्ट अधिनियम कब चला था, तो 1917 से 1919 तक चला था। फिर उसके बाद पृष्ठभूमि देखिए यहाँ पर, चंपारण सत्याग्रह, जीत देश की एक लहर, नरम दल प्लस ग्रंथ है, मुस्लिम लीग और इंडिया की राष्ट्रवादी विचारधारा। 17 दिसंबर 1917 को सर सिडनी रोलेट हाई कोर्ट के न्यायाधीश अध्यक्ष में कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो पंजाब एक्ट का विरोध में था। भगवान अहिर नेतृत्व में किया था। सफरुद्दीन किचलू, हिंदू मुस्लिम में एकता हुआ था, दोनों को गिरफ्तार किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जो है यह कांड हुआ था, बैसाखी पर्व के जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। पंजाब जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उधम सिंह आए थे। उधम सिंह सेना कमांडर, रेफ्टिगल और ओडियार थे। चलिए आइए बात कर लेते हैं। इसमें देखिए 379 लोग मारे गए थे। कितने, 379 लोग, ये आपको याद रखिएगा। 150 सैनिक शामिल हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि को वापस लिया। फिर शंकर नारायण को वायसराय की कार्यकारी को परिषद को इस्तीफा दिया। CFA ड्यूज दीनबंधु जानबूझकर कर दी गई हत्या। मोंगटियो भारत में राज्य सचिव का निर्वाचन हत्या कर दिया गया था। अगला देखते हैं, हंटर कमीशन कब चला था, तो मार्च 1920 का रिपोर्ट में जमा किया गया था। 8 सदस्य, 5 और 3 भारतीय थे। 8 सदस्य थे, 5 अंग्रेज, 3 भारतीय थे। चिमनलाल सीतलवाड़ और शाहजवार और सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ये सब थे। आइए देख लेते हैं।
चलिए आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा, तिलक ये सब। तो खिलाफत आंदोलन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। भारत से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था। खिलाफत आंदोलन भारत से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से था। प्रथम विश्व युद्ध देखने को मिला था। इसमें तुर्की सुल्तान खलीफा थे उस समय। इस्लाम सर्वोच्च धार्मिक गुरु थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें, टाइम नहीं ख़राब करते हैं आप लोगों का। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। पार्लियामेंट्री सुधार 10 वर्ष के बाद हुआ था। रिव्यू देखा गया था। भारत में संवैधानिक विकास देखने को मिला था। भारत के सचिव कार्यकाल लंदन भारत आया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर फैक्ट दिया गया है कुछ पॉइंट में। वायसराय की कार्यकारी परिषद में जनता भारती का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। सिख ईसाई आल्य भारती को अलग प्रतिनिधित्व दिखाया जाए। प्रांतों में उदारवादी सरकार की स्थापना की जाए। चुनाव आयोजित करने का इजाज़त दी जाए। भारत के राज्य सचिव का नियंत्रण कुछ कम कर दिया जाए। चलिए आगे बात करते हैं गांधी युग के बारे में। अब गांधी युग जो आया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। समय कब था? 1919 से 1947 माना जाता है। केंद्र कहाँ था? तो महात्मा गांधी। विचारधारा महात्मा गांधी, सत्य अहिंसा। महत्वपूर्ण नेता, महत्वपूर्ण आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 महत्वपूर्ण आंदोलन देखने को मिला था। तो गांधी युग 1919 के बाद से लेकर 1947 तक माना जाता है गांधी युग। चलिए आगे बात कर लेते हैं महात्मा गांधी का परिचय के बारे में। अब महात्मा गांधी को आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग को भी जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज है ये। तो यहाँ पर मोहनचंद इनका पूरा नाम था। मोहन करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। जन्म 2 अक्टूबर 1889 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। माँ लक्ष्मी पुतली बाई थी। पिता इनके क्या नाम था? तो करमचंद गांधी या कांबा गांधी जिसे कहा जाता है। पत्नी कस्तूरबा गांधी। 13 वर्ष में इनका विवाह कर दिया गया था गांधी जी का। करमचंद गांधी जी जो है पोरबंदर में बीकानेर में दीवान थे। शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो राजकोट कॉलेज, श्यामदास कॉलेज भावनगर। वकालत लंदन में किया था। 1800 जब पढ़ रहे थे तभी 1888 से 1891 तक जो है इन्होंने वकालत भी किया था। कहाँ पर? लंदन में किया था। चलिए आइए दूसरे। इनके 4 बेटे थे और एक जो है इन्होंने गोद समझिए एक तरह से ले लिए थे। तो 5वां जो गोद लिए थे उस बेटे का नाम क्या था? तो उस बेटे का नाम था जमुना लाल बजाज। और इनके 4 पुत्र का नाम क्या था? तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के 4 पुत्र का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास, केशवदास। और जो एक गोद लिए थे उनके बेटे का नाम था तो जमुना लाल बजाज। यानी कुल कहने का मतलब 5 बेटे थे, 4 संग थे और एक गोद लिया हुआ था। महात्मा गांधी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद लंदन चले गए थे और 1888 में और 1891 में भारत लौटे थे। तो बॉम्बे में वकालत किए शुरू किया। फिर 1893 से 1915 तक 1915 तक 21 वर्ष कहाँ चले गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। और उस दक्षिण अफ्रीका में जब गए थे तो इन्होंने 3 बार जो है भारत आए थे। आपसे पूछा जाए। चलिए गुजरात व्यापारी आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर कब कब आए थे? तो ये देखिए 1893 में एक बार आए थे, 1915 में आए थे और 1997 में। 1897 में आए थे पत्नी बच्चे लेने। 1901 में आए थे, अधिवेशन में भाग लिया था। 1900 अधिवेशन में 9 जनवरी 15 जनवरी को आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से। तो इसी दिन भारतीय प्रवासी दिन मनाया जाता है। आगे देखते हैं आत्मकथा इन्होंने क्या क्या लिखा है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग 25 वर्ष 1925। सिद्धांत सत्य और अहिंसा। प्रमुख शिष्या मैडलिन स्लेड। मीरा बेन महात्मा गांधी के नाम दिया था। कि महात्मा गांधी किसने नाम दिया था? तो मीरा बेन ने महात्मा गांधी के नाम दिया था। राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? नारायण गुरु थे। चलिए आगे स्लाइड पर बात करते हैं और पुस्तकें के बारे में बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी के कौन कौन से पुस्तक हैं? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह आत्मकथा है। दूसरा है हिंद स्वराज दक्षिण अफ्रीका में लिखा था, 1909 में लिखा था। हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो गांधी जी ने लिखा था। और कहाँ पे लिखा था? तो दक्षिण अफ्रीका में यह पुस्तक इन्होंने लिखा था। सुनो विद्यार्थियों, यह भी इनका पुस्तक है।
अनासक्त योग भी गांधी जी की ही पुस्तक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ ड्रीम्स गांधी जी की पुस्तक है। सत्य महाव्रत जो है महात्मा गांधी का ही पुस्तक है। अब समाचार पत्र कौन कौन से लिखे हैं महात्मा गांधी, इसके बारे में भी जान लीजिए। नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, इंडिया ओपिनियन, यह सब जो है महात्मा गांधी जी का समाचार पत्र है। मृत्यु कब होता है तो 30 जनवरी 1948 को हो जाता है नाथूराम गोडसे, दिल्ली बिरजा मंदिर के सभा में, शाम 5:17 पर। महत्वपूर्ण उपाधि, महात्मा गांधी जो है क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी किसने कहा है तो महात्मा गांधी जो है गांधी किसने कहा महात्मा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बापू किसने कहा है तो CF एड्रेस प्लस जवाहरलाल नेहरू जी जो ने इन्हें बापू कहा है। ये महात्मा गांधी का नाम बापू किसने दिया है तो CA एड्रेस और जवाहरलाल नेहरू। मंगल बाबा किसने नाम दिया था तो कबायलियों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन ने। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा है। चलिए आइए आगे स्लाइड पर बात करते हैं। भर्ती करने वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध, अर्धनग्न फकीर किसने कहा तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है। विंस्टन चर्चिल ने कहा है अर्ध फकीर इन्होंने। तो सेवाग्राम का संत किसने कहा है तो आश्रम के अतिथियों के द्वारा कहा गया है। सेवाग्राम का संत किसने कहा है तो सेवाग्राम आश्रम के अतिथियों के द्वारा कहा गया है। भंगी शिरोमणि किसने कहा है तो दक्षिण अफ्रीका के मित्र ने इन्हें क्या है भंगी शिरोमणि। कर्मवीर किसने कहा है तो दक्षिणी अफ्रीका के ही लोग कहे हैं। भिखारियों का राजा किसने कहा है तो मदन मोहन मालवीय जी ने गांधी जी को क्या कहा है तो भिखारियों का राजा कहा है। दो महात्मा किसने कहा है तो सरोजनी नायडू प्लस इरविन ने कहा है। कैसर ए हिंद किसने कहा तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और देशद्रोही किसने कहा है तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है। किसने विंस्टन चर्चिल ने कहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला स्लाइड यहाँ पर कह रहा है कि कूली बैरिस्टर किसने कहा है तो दक्षिण में अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा है। कूली बैरिस्टर। भारत के अजातशत्रु किसने कहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आधुनिक युग का कहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा है तो भारत का अजातशत्रु कहा है। राष्ट्रपिता किसने कहा है तो राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है। आइए बात कर लेते हैं प्रमुख आश्रम के बारे में। फिनिक्स फार्म आश्रम, डरबन दक्षिण अफ्रीका में 2 सितंबर 1904 को। स्टार फार्म जोहान्सबर्ग 30 मई 1910 को। सत्याग्रह आश्रम कोचरकरम अहमदाबाद 25 मई 1915 को। साबरमती आश्रम 17 जून 1917 को साबरमती। अनासक्ति गांधी आश्रम कौशाम्बी यूके उत्तराखंड यानी यूनाइटेड किंगडम सेवाग्राम आश्रम वर्धा 30 अप्रैल 1936। अब भारत में गांधी को क्या कहा उपाधि मिली, इन्होंने क्या किया तो चंपारण सत्याग्रह किया है, खेड़ा सत्याग्रह किया है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया है, असहयोग आंदोलन किया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया है, भारत छोड़ो आंदोलन की इन्होंने गांधी जी ने ही शुरू किया है। यहाँ से प्रश्न देखने को मिला था तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण दोनों तरफ देखने को मिला था। 3 कठिया प्रत्याय यूनियन में चला था जो दक्षिण के जो है अंग्रेज आए थे तो यहाँ पर नील की खेती करवाते थे। तो 20 हिस्सा में से 3 नील की खेती करवाते थे। और 1917 में जो है राजकुमार शुक्ल किसान की बात नहीं सुना, बेलग्राम कोठी में करवाते थे। नील की खेती जो है चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। आइए नील की खेती में जो है नकदी फसल के उगाए जाने की बात कहते थे, पैसा ज़्यादा लगता था, इसी तरह से हुआ था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी का पूरा बंदरगाह बगीचा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब। चलिए महत्वपूर्ण नेता के बारे में बात कर लेते हैं। उस समय महात्मा गांधी, महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, ब्रज किशोर सिन्हा, शंभू शरण शर्मा और नरसिंह पारेख और नरमाई नारायण सिन्हा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट असहयोग के गठन के बारे में बात करते हैं। आयोग की अनुशंसा, 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना, 3 नील को जो है इन्होंने गांधी जी ने ही कहा था। चंपारण इरविन। चलिए खेड़ा सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह कब चला था तो 1918 में चला था। गुजरात भीषण अकाल, खेतों पर पैदावार कम हो गया था, किसानों की आय में के कम हो गया। जब पैदावार कम होगा तो किसान का खेती में आय भी कम हो जाएगा। अकाल बावजूद जबरन
कर वसूली करते थे किसने, तो अंग्रेज़ लोग जो कहते थे कि अब हम पैसा कम देंगे। इसी के चलते जो है कम जब पैदा कम हुआ तो कम पैसे देने की बात कह दी है। आम जनता में अंग्रेज़ों के असंतोष की भावना देखने को मिला, क्रोध के हुआ। आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दिया महात्मा गांधी ने। विठुल भाई पटेल, नरसिंह पारेख और महात्मा दे जब उन्होंने पैसा कम दिया तब उस समय क्या तो आंदोलन शुरू करने की बात कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी को सक्षम जो उनसे सिर्फ वसूली की जाए। महात्मा गांधी ने कहा जो सक्षम है उन्हीं से केवल वसूली की जाए। जैसे जब पैदा कम हुआ तो माल का भरपाई नहीं कर पा रहे, यानी पैसा नहीं दे पा रहे, तो गांधी जी ने कहा जो पैसा देने के लिए योग्य है उसी से पैसा लिया जाए, न कि सबसे वसूला जाए। अंग्रेजों ने आदेश जारी किया जो स्वेच्छा से लगान देना चाहते हैं सिर्फ उनसे ही वसूली की जाए। गांधी जी और जब ये सब मिले थे उस समय, तो उस समय कहने का मतलब जब एकजुट हो गए गांधी जी, विठुल भाई और नरसिंह, तो अंग्रेज भी लोग सोचे कि ठीक है, नहीं तो ये जो भी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उन लोग का कम होने लगा था अपने नील खेती करवाने का। तो इन्होंने कहा ठीक है, जो स्वेच्छा से देना चाहता हूँ वही दे, बाकी लोग ना दे तब भी चलेगा। उनकी कहने का मतलब। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 में। कपड़ा मिल में मजदूर 100% बोनस दिए जाने की बात किया गया। मालिकों ने मजदूरों को लालच दिया। मालिकों ने मोल कि आप काम करिए, हम आपको 100% जो है बोनस देंगे। स्थान कहाँ पर था, तो गुजरात। 1916 से 1918 तक प्लेग महामारी चली था। मजदूर अपने अपने प्रदेश लौट रहे थे उस समय। तो 1918 में प्लेग महामारी कमज़ोर समाप्त हो गया, तो बोनस बंद कर दिया गया था। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, ये सब देखने को मिला। जब प्लेग महामारी चलने लगा वहाँ पर, तो काम कम हो गया और उन्होंने बोनस देना बंद कर दिया था। चलिए बात कर लेते हैं मिल मजदूरों के बारे में, मालिक वहाँ पर ये सब होता। चलिए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करते हैं। घोषणा 28 जुलाई, शुरू 1 अगस्त 1920 को हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुआ था 1 अगस्त 1920 को। स्थगित 12 फरवरी 1922 को। महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड हो गया था। आइए बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन के कारण। रॉलेट एक्ट, काला कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोंगचो चरण सुधार, प्रथम विश्व युद्ध, गरीबी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, ये सब था असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की भागलपुर की बैठक पारित हुआ विशेष अधिनियम 4 सितंबर 1920 को। कलकत्ता, अध्यक्षता लाला लाजपत राय। असहयोग का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का विरोध सी चित्तरंजन दास ने किया था। वार्षिक अधिवेशन में किया था। वार्षिक अधिवेशन देखिए यहाँ पर, स्थान नागपुर, अध्यक्षता वीर राघवाचारी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव का विरोध एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को, जैसा कि हमने बताया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। असहयोग के कार्यक्रम। सरकारी उपाधि का त्याग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सव का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेज और आंदोलन का बहिष्कार। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। असहयोग आंदोलन को समाप्त के सभी वर्ग शामिल हुए थे। जमींदार, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवा को, ये सब को होने लगे थे। स्वराज पार्टी देखते हैं। स्वराज पार्टी यहाँ पर 1923 में चित्तरंजन दास और अन्य नेताओं को इस्तीफा दिया था। 12 फरवरी 1922 से लेकर 1922 में गया का देखने को मिला था यह। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करते हैं। पृष्ठभूमि 1929 को हुआ था। लाहौर में अधिवेशन हुआ। गांधी की 11 सूत्री मांग के बारे में बात करेंगे और फिर जिन्ना की 14 सूत्री मांग के बारे में बात करते हैं। 1929 का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया। 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे रावी नदी तट पर झंडा फहराया गया था और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी वायसराय लॉर्ड इरविन थे। पत्रिका यंग इंडिया था। 30 जनवरी 1930 को लेख। इरविन को चिट्ठी लिखी गई थी 2 मार्च 1930 में। इसमें 11 सूत्री मांग किया था। तो 11 सूत्री मांग क्या क्या था गांधी जी का? नमक को कर को समाप्त कर दिया जाए और नशा करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। भू राजस्व को 50% कम कर दिया जाए और सेना पर 50% व्यय कम कर दिया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारियों का वेतन 50% में कटौती और
रक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दी जाए। यह सब जो है 11 सूत्री मांग किया गया था गांधी जी के। 7वां देखते हैं, वस्त्रों का उद्योग को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाए। राजनीतिक कैदियों को अविलंब रिहाई की जाए। रुपया स्टर्लिंग अनुपात को कम कर दिया जाए। गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए। भारतीय समुद्री तट का उपयोग कर की इजाज़त भारतीय जहाज़ों को दी जाए, जो इसके लिए कानून बना है। चलिए आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखते हैं। कानून नियम का पहला पालन करना होगा। बहस सरदार वल्लभ भाई और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। नमक और राजस्व कर को लेकर दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा शुरुआत 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया था। 24 दिन का यात्री पर इन्होंने 78 दिन अन्यायी था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 6 अप्रैल को संबोधन किया, नमक का कर को समाप्त करो और अंग्रेजों को असहयोग का करो, उपाधियों का त्याग करो, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का पत्र बहिष्कार करो, मादक पदार्थों और दुकानों को बाहर शांतिपूर्वक धरना करना सही है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट, गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसके बारे में देखते हैं। पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा जब कब होता? 12 मार्च 1930 को सफल रहा। क्यों? साइमन कमीशन भारत आया था, रिपोर्ट चर्चा करने के लिए था। स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में कब? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। अध्यक्ष रेमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश। आगे देखते हैं, इस बैठक में कुल 89 प्रतिनिधि भाग लिया था। भारतीय कितने थे? तो 57 थे। ब्रिटिश 16 थे। रियासत 16 थे। कुल 89 राजनीतिक दलों के सदस्य जो है विभिन्न राजनीतिक थे। कांग्रेस से शून्य, दलित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंद निष्कर्ष क्या निकला था इसके बारे में देख लेते हैं। गोलमेज का अखिल भारतीय संघ की स्थापना, केंद्र में द्वैध स्थापना बैठक 9 जनवरी 1931 को हुआ था। चलिए इम्पोर्टेंट देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। तिथि 7 दिसंबर 60 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने लगे थे, भाग लेंगे। कांग्रेस महात्मा गांधी, मुस्लिम लीग, जिन्ना इकबाल, ये सब जो है साथी थे उनके। आइए आगे देख लेते हैं। पूना समझौता के बारे में देख लेते हैं। पूना समझौता कह रहा है यहाँ पर महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय दलितों के लिए पृथक। परिणाम क्या निकला था? तो दलित पृथक को समाप्त कर प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। तिथि 17 नवंबर 1932 को हुआ था, 24 दिसंबर 1932 तक। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। कांग्रेस शून्य थे, मुस्लिम शून्य एक भी नहीं थे, दलित डॉक्टर अंबेडकर, उदारवादी तेज बहादुर सप्रू। तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए आगे देख लेते हैं परिणाम क्या निकला था। तो श्वेत पत्र जारी करना, लॉर्ड। चलिए आगे, प्रथम चुनाव, प्रांतीय चुनाव 1937 में प्रांतों का चुनाव हुआ और फरवरी 1937 में कुल प्रांतों की संख्या 11 हुआ था। आइए देखते हैं, हमने आपसे बात किया था। चलिए जो इम्पोर्टेंट होगा वही बताएं। भारत छोड़ो आंदोलन, आदर्श वाक्य, करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने उसमें। और पृष्ठभूमि क्रिप्स प्रस्ताव के प्रतिक्रिया के रूप में क्यों शुरू हुआ? क्रिप्स ने कहा, गांधी जी आप बातचीत का सारा रास्ता बंद कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा, मैं भारत के बालू में से एक कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसने गांधी जी ने कहा था। मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन का विफलता, द्वितीय विश्व युद्ध, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब था मुख्य कारण। भारतीय जनता असंतोष था और भारत का अंतिम वृक्ष आंदोलन था यह। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। वायसराय लॉर्ड वेवेल ने दिया था। ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल ने दिया था। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इम्पोर्टेंट देख लेते हैं आप लोग के लिए।
अब देखिए आंदोलन के चरण, प्रथम चरण में गांधी शहरों में हुआ था, द्वितीय चरण में क्षेत्रीय विस्तार ग्रामीण हुआ था, तृतीय चरण में युवा नेता थे। इस तरह से प्रथम चरण देखते नेतृत्व गांधी जी ने शहरों के सीमित था। मुख्य शहर दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद, पूना, कलकत्ता इत्यादि था। सड़कों पर रास्ता, कारखाने की हड़ताल, पुलिस से हिंसात्मक झड़प, सरकारी संपत्ति का नुकसान करना था। चलिए आगे देखते हैं द्वितीय चरण में क्या था। तो क्षेत्रीय आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में समानांतर सरकार की स्थापना, बलिया चिंगू पांडे सबसे पहला, तिमुलक सतीश सामंत 1942-1944 तक सबसे लंबी अधिक अवधि तक, संतारा वाईबी चौहान अहमदाबाद से आजमगढ़, आज़ाद सरकार। तृतीय चरण युवा नेता का नेतृत्व, भूमिगत आंदोलन सुचेता कृपलानी, उषा मेहता और प्रथम रेडियो ऑपरेटर, अच्युत प्रवर्धन, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर अरोड़ा, आसिफ अली। आइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं क्या दिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है, मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग के समर्थन करे, अंतरिम सरकार का गठन का सहयोग करे, युद्ध के बाद अंतरिम पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में सीमा निर्धारित किया जाए। आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, वही आपको कराएंगे। तब तक आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण वीडियोज़ बनाए हैं और आपको आशा करते हैं रिवीजन करने के तौर पर यह वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1857 की क्रांति के बारे में देखते हैं। 1857 की क्रांति जैसे कि पूछा जाता है, यह आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम प्रयास क्रांति था। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया था 1857 की क्रांति में। नाम जान लेते हैं। तो 1857 की क्रांति का नाम एक मामूली विद्रोह है, स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, और फिर उसके बाद बड़ी क्रांति कहा गया, फिर राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया, सैनिक विद्रोह कहा गया, हिंदू मुसलमानों का मिलाप षड्यंत्र है। यह 1857 के क्रांति का अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन प्रधानमंत्री पामस्टर्न, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, भारत की गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, सेना का कमांडर जॉन हेस्टिंग, भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्रतीक कमल और रोटी। जैसे अगर आपसे पूछे कि 1857 का प्रतीक क्या था, तो कमल और जो है रोटी, यह जो है भारत का 1857 का क्रांति की प्रतीक है। प्रथम घटना 12 मई 1857 को लाल किला पर कब्जा किया गया। ब्रिटिश आपातकालीन, उस समय 1857 के प्रमुख तथ्य यही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टर्न, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, भारत का जनरल गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, सेना कमांडर जॉन एडिसन, और कमल और रोटी यह क्या है, तो उसका प्रतीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, विद्रोह का स्वरूप, सैन्य विद्रोह, जॉन लॉरेंस जॉन सीने, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स ऑस्ट्रम टेलर, बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष, टी.आर. होम्स के धर्मावरोधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध सीरीज। चलिए आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। राजनीतिक कारण किसका है, ये सब, सैन्य कारण, तत्कालीन कारण। दोस्तों आप लोग को हम कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। और इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।